गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताती है। यानी कि कोई भी अननोन कंपाउंड है, यदि हमें उसका क्रियात्मक समूह जानना है तो हम उसके लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करेंगे और उसी का स्पेक्ट्रा हम लेंगे और उसको जानेंगे कि हमारा जो अननोन कंपाउंड है उसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ये आ जाता है कि अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। अवरक्त अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर किसी अणु के विभिन्न कंपनीय स्तरों यानी कि डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल के मध्य जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं कि ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जब किसी कार्बनिक यौगिक से अवरक्त विकिरणें गुजरती हैं तो उसकी जो आवृत्ति का कुछ भाग जो है वो अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग जो है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो इस समय क्या होगा कि जो एब्जॉर्ब किया है उसके लिए जो हमें जिस वेव नंबर का उसने एब्जॉर्ब किया एनर्जी को, वो फ्रिक्वेंसी हमें दिखती है और उसी के आधार पर उसी की स्टडी से हम रिजल्ट निकालते हैं कि हमारे जितने भी अननोन कंपाउंड है उसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो विभिन्न बंध और विभिन्न क्रियात्मक समूह जैसे कि सी सिंगल बॉन्ड ले लो, सी डबल बॉन्ड ले लो, सी ट्रिपल बॉन्ड ले लो, CO कार्बोनिल ग्रुप ले लो, अल्कोहलिक ले लो, अमीनो ग्रुप ले लो, इनकी अलग अलग और ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं और उन्हीं के आधार पर, चूंकि ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं, तो हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो वाइब्रेशंस होती हैं उनके आधार पर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हमारा OH ग्रुप एब्जॉर्प्शन शो करेगा, इस फ्रिक्वेंसी पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के जब एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलते हैं तो उन्हीं के आधार पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो को उसको स्टडी करते हैं और अननोन कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो बच्चों, अगला आता है कि जो एरिया ऑफ IR स्पेक्ट्रम, यानी कि जो कौन सा रीजन है जिसमें हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो विद्युत चुंबकीय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसमें हम देखेंगे कि 0.8 म्यू एम से 0.8 म्यू एम से आप ये देखिए 200 म्यू एम के बीच में एब्जॉर्प्शन लगता है, एब्जॉर्प्शन शो होता है, जिसमें आप ये देखेंगे कि 0.8 से 2.5 म्यू एम तक हमें नियर इंफ्रारेड देखने को मिलता है। वहीं 2.5 से हमें नॉर्मल IR रीजन 15 म्यू एम तक देखने को मिलता है, जबकि फार रीजन हमें 15 म्यू एम से 200 म्यू एम के बीच में देखने को मिलता है। तो अवरक्त स्पेक्ट्रम में बच्चों अवशोषण बैंड की स्थिति जो है वो तरंग संख्या को हम सेंटीमीटर इनवर्स में दर्शाते हैं। यानी कि जब भी हम किसी की फ्रिक्वेंसी को क्लियर पढ़ेंगे या उसे लिखेंगे तो हम उसे सेंटीमीटर इनवर्स में लिखेंगे। और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की ऊर्जा तरंग संख्या के सीधे समानुपाती होती है, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अतः उच्च तरंग संख्या वाले विकिरण जो है वो उच्च, जितनी ज़्यादा एनर्जी वो लेंगे उतनी ही अधिक वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन वो शो करेंगे। यानी thus the radiation of higher wave number has more energy and lower wave number has less energy। अब बच्चों, अगली बात आती है मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि हमने अभी ऊपर जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि ये डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, वहीं से हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। तो अब आता है कि किसी अणु में परमाणु स्थिर नहीं रहते, अपितु वे कंपन करते रहते हैं, यानी उनमें कुछ न कुछ वाइब्रेशंस होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी बंध लंबाई तथा बंध कोण में परिवर्तन आता रहता है। अतः अणु विभिन्न कंपन स्तरों में रहते हैं तो वो क्वांटित होते हैं। अतिरिक्त विकिरण जब पदार्थ से गुजरती है तो अणु में एक विशिष्ट कंपनी, एक डिफरेंट वाइब्रेशन ट्रांजिशन होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल V0 से V1 पर हो रहा है। तो उस समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उसके कारण हमें एक अवशोषण बैंड दिखाई देता है। अब बात आती है कि मोड ऑफ वाइब्रेशंस क्या क्या होते हैं। अब देखेंगे मोड ऑफ वाइब्रेशन, या हम कहेंगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, यानी कि कंपन की विधि क्या है, आणविक कंपन कितने प्रकार के होते हैं। जनरली जो आणविक कंपन है वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन, जो हिंदी में से कहेंगे तनन कंपन और बंकन कंपन। तनन कंपन क्या है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है,
दीज वाइब्रेशन को चेंज इन बॉन्ड लेंथ, यानी कि इन वाइब्रेशन के अंदर हमारे जो तनन कंपन है उसकी वजह से दो परमाणुओं के मध्य बंध की लंबाई में परिवर्तन होता है, या हम कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य की बंध दूरी घटती या बढ़ती रहती है। इन कंपनों में बंकन कंपन की तुलना में अधिक एनर्जी हमें देनी पड़ती है, और ये जनरली दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अब बात आती है सिमेट्रिकल वाइब्रेशन की। तो बच्चों आप यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में नीचे जो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन दिया गया है, जब अणु में एक परमाणु से जुड़े दोनों परमाणुओं के मध्य बंध की लंबाई एक साथ स्ट्रेच और कंप्रेस हो, यानी एक साथ घटे और बढ़े, तो हम कहेंगे कि वो जो है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। इन कंपनों में दोनों बंध की दूरियां एक साथ घटती हैं और एक साथ ही बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए CH2 समूह के दोनों हाइड्रोजन परमाणु की कार्बन से दूर जाने पर पास आने की गतियां एक साथ होती हैं। अब यदि हम एसिमेट, बच्चों डायग्राम में भी यही दिखा रखा है, आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखिए कि एक बार दूर जाएगा बॉन्ड और एक साथ ही वो एक साथ एक दूसरे के करीब आते हैं, तो यानी कि एक साथ घटते और एक साथ बढ़ते हैं। अब बात आती है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की। जब अणु में एक परमाणु से जुड़े दोनों परमाणु के मध्य बंध लंबाई में एक लयबद्ध गति न हो तो उसे असममित तनन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखिए एक बॉन्ड बढ़ेगा, एक बॉन्ड छोटा हो रहा है, यानी एक साथ घट बढ़ नहीं रहे, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और बच्चों जनरली यदि हम स्ट्रेचिंग, ये तो हमें पता है कि बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करेंगे तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन यदि हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में भी यदि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन की बात करते हैं तो एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि दीज वाइब्रेशन रिक्वायर फर्दर हायर एनर्जी देन एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन, यानी कि जो आपका एसिमेट्रिक वाइब्रेशन है उसके लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी कंपैरेटिवली सिमेट्रिकल वाइब्रेशन के। अब जो नेक्स्ट आता है आपके बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन, यानी बेंडिंग या विरूपण कंपन। जब कंपनों के कारण दो बंधों के मध्य स्थित बंध कोण में परिवर्तन आता है, यानी बॉन्ड एंगल के अंदर चेंज आता है, तो हम कहते हैं कि ये बंकन कंपन है, या हम बोलेंगे बैंडिंग वाइब्रेशन है। जनरली जो बैंडिंग वाइब्रेशन होते हैं बच्चों, चार तरह के होते हैं। पहला है आपका कर्तनी यानी कैंची नुमा कंपन, जैसे कैंची ऐसे चलती है इस तरह से। दूसरा आता है आपके रॉकिंग, और तीसरा है आपका व्यावर्ती या ट्विस्टिंग कंपन, या फोर्थ है आपका वैगिंग वाइब्रेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन आपका सीजर। तो सीजर वाइब्रेशन क्या होता है कि जब कंपन कैंचीनुमा गति करते हैं तथा परमाणु के बंध उसी तल में रहते हैं तथा जो कैंचीनुमा कंपन कहते हैं, और इस कंपन में बंकन कंपनों के अणु सारे परमाणु एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही प्लेन में होंगे। आप यहाँ पर देखिए सीजर का जो एग्जांपल दिया है, आप डायग्राम पे से अच्छे से समझ पाएंगे कि जो बॉन्ड एंगल है एक साथ कम हो रहा है और एक साथ बढ़ रहा है, एक साथ कम हो रहा है और ये एक ही प्लेन में हो रहा है। अब यदि हम बात करें रॉकिंग वाइब्रेशन की, वो भी हमारा इन प्लेन है, यानी एक ही प्लेन में होगा। तो इस कंपन में क्या होता है, जब कंपन अणु के तल के बाईं व दाईं और बंध कोण स्थिर रहता है, यानी कि अब हमारा बॉन्ड ऐसे है तो ये एक साथ ऐसे मुड़ेगा और ऐसे, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम नहीं हो रहा है मगर हमारे को यहाँ पर रोटेशन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का यदि हम वाइब्रेशन देखते हैं तो उसे कहते हैं रॉकिंग वाइब्रेशन। अब अगला हमारा आता है ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। तो ट्विस्टिंग वाइब्रेशन है इस प्रकार के कंपन में एक अणु के तल के ऊपर की ओर कंपन करता है, दूसरा अणु ठीक उसी समय अणु के तल के नीचे की ओर कंपन करता है। यानी कि यदि हम बात करें, यदि एक तल में है तो एक अणु यदि उस वक्त ऊपर जा रहा है तो दूसरा अणु नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो बच्चों इस तरह का जो कंपन हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं ट्विस्टिंग। और अगला जो लास्ट हमारा जो कंपन है वो होता है वैगिंग वाइब्रेशन। जब परमाणु एक साथ अणु के तल के ऊपर और नीचे की तरफ जाए, यानी दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं और एक साथ नीचे आ रहे हैं, तो इस प्रकार का जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वैगिंग वाइब्रेशन कहते हैं। अब बच्चों ये तो हुई वाइब्रेशंस लेवल की बात। अब बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की कोटि क्या है। यानी कि किसी भी परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि का मान 3
कैटेगरीज पे निर्भर करता है, एक्स वाई और जेड एक्सेस पर निर्भर करता है। तो उसके अनुसार n परमाणु युक्त यदि अणु की हम स्वतंत्रता की कोटि निकालें तो 3n होती है। लेकिन यदि मूल कंपन, यदि नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन को ध्यान में रखें तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, दूसरा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। यदि हमें लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम निकालेंगे 3n-5। किससे निकालेंगे? 3n-5 से। यानी फॉर एग्जाम्पल यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लें या CH2 का एग्जाम्पल लें तो इसके लिए यदि हम मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालें तो 3 बच्चों यहाँ पर इंटू n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ कितने कार्बन डाइऑक्साइड में 1 2 3 है, तो ये हम कैलकुलेट करें 3 इंटू 3-5 तो 9-5 इजिकल टू 4, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमें 4 मोड ऑफ वाइब्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें 2 विच आर स्ट्रेचिंग एंड 2 आर बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन। यानी इसमें 2 स्ट्रेचिंग होते हैं और 2 जो वाइब्रेशन मोड होते हैं वो कौन से होते हैं? बेंडिंग होते हैं। इसी तरह से यदि हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में 3n-6 फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं और इसमें n-1 स्ट्रेचिंग और n2n-5 आर बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम CH4 का एग्जाम्पल लें तो CH4 के एग्जाम्पल में आप देखिए मॉलिक्यूल कितने हो गए? 5 हो गए। एटम 5 एटम से जुड़ा हुआ है तो 3 इंटू 5-6 हो गया, तो यह 9, यानी 9 वाइब्रेशन मोड होंगे। अब यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला दिया n-1 और 2n-1, इससे हम बेंडिंग और जो हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जो वाइब्रेशन मोड में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यदि कार्बन मीथेन के अंदर देखें तो 4 होते हैं, जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन हमें 5 देखने को मिलते हैं। अब बच्चों जनरली हम HCl की बात, जैसे कि कोई द्विक परमाणु एटम्स हैं जैसे HCl है, HF है, HBr है आदि में केवल एक ही प्रकार का कंपन यानी 3n-5 इजिकल टू 3 इंटू 2 इजिकल टू 5 इजिकल टू 1 होता है, यानी एक ही तरह का कंपन होगा। लेकिन असम्मित द्विपरमाणुक अणु जैसे जो असम्मित होते हैं, सॉरी जो सिमेट्रिकल होते हैं, उनके अंदर जैसे H2 है, F2 है, Cl2 है, इनमें किसी तरह का अवशोषण बैंड नहीं मिलता है, क्योंकि ये ध्यान रखें कि इनमें विद्युत समतलीय होने के कारण ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता है। यदि हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो बच्चा इसका कीबोर्ड जो है, या हम कहेंगे कि जो इसकी चाबी है वो क्या है कि यदि डायपोल मोमेंट में चेंज होगा तो ही हमें एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई देंगे। यानी कि यदि किसी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन मोड में, वो वाइब्रेशन मोड तो वाइब्रेशन से मतलब नहीं है, यदि उसके डायपोल मूवमेंट में चेंज नहीं हो रहा है तो वह किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मूवमेंट में चेंज होते रहना आवश्यक है। अब बच्चों अगला पॉइंट आता है IR अवशोषण या अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, यानी IR एब्जॉर्प्शन एंड चेंज इन डायपोल मूवमेंट, इन दोनों के बीच में किस तरह के रिलेशन है। सभी अणुओं में ऊर्जा का अवशोषण समान नहीं होता है। किसी अणु में जो IR ऊर्जा में अवशोषण के लिए डायपोल मूवमेंट का चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए मीथेन के 4 हाइड्रोजन सम्मित कंपन करते हैं, अर्थात मीथेन के बंधों में द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, फलस्वरूप जो IR स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है। इसी प्रकार एथेन में भी CH बंध तथा एथीन के C डबल बॉन्ड C बंध में अवरक्त विकिरण का अवशोषण नहीं होता है। इस तरह इस यौगिक भी, इसको भी हम इंफ्रारेड इनएक्टिव अणु कहते हैं। किसी अवशोषण बैंड की तीव्रता बंध के द्विध्रुव आघूर्ण के मान पर निर्भर करती है। किसी बंध में जितना अधिक डायपोल मूवमेंट होगा वह बंध उतना ही प्रबल और तीव्र अवशोषण बैंड को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कार्बोनिल बंध की बात करें या कार्बन कार्बन सिंगल बंध की तुलना में जो है स्ट्रेचिंग अवशोषण बैंड अधिक देता है, यदि कार्बोनिल का हमें ज़्यादा कंपैरेटिवली CH में दिखेगा। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके डायपोल मूवमेंट को यदि हम देखें तो आप इस डायग्राम से उसको समझ पाएंगे। आप यहाँ पर डायपोल मूवमेंट और उसमें चेंज देखिए कि जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, आप ये देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल आपकी वेव जा रही है, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट में चेंज है और जो फोर्स जनरेट हो रहा है जो कि आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डाली है उसके बाद ही हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों अगली बात आती है फिनोमेना विच इंक्रीज द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, मतलब कुछ ऐसे एब्जॉर्प्शन भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि जो हमारा सिंपल मॉलिक्यूल है उसका जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है, या हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो वो है सबसे पहले ओवरटोन एंड
ओवरटोन्स हैं। ओवरटोन्स क्या होते हैं कि कभी कभी कंपन संक्रमण, जैसे μ0 से μ1 के स्थान पर μ0 से μ2 हो जाता है, यानी कि μ0 से 1 पे जाने की बजाय μ2 पे हो जाएगा। तो क्या होगा, फलस्वरूप जो हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन के तरंग दैर्घ्य के दुगना हमें अवशोषण बैंड देखने को मिलता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ओवरटोन्स कहते हैं। यानी कि हमारा जो वाइब्रेशन है, जो हमारी एनर्जी से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो V0 से V1 पे ना जाके V2 पर चला गया। अधिक मौलिक कंपन में बहुत गुणांक यानी इंटीग्रल मल्टीपल पर अवशोषण बैंड देते हैं, अर्थात एस्टर अणु में कार्बोनिल समूह के 1750 सेंटी इनवर्स पर तरंग संख्या पर प्रबल अवशोषण बैंड आता है, जबकि दुगनी संख्या यानी 3500 सेंटीमीटर पर हमें एक कमजोर बैंड ओवरटोन का देखने को मिलता है। अगला हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन टोन्स। जब दो फ्रिक्वेंसी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है तो दो नए तरह के एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन बैंड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए जब अवशोषण बैंड x और y आपस में संयोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई। तो एक बैंड हमें x माइनस वाई पर और दूसरा x प्लस वाई पर देखने को मिलता है। अब अगला आता है हमारे पास टर्म है वो फर्मी रेजोनेंस है। जब अणु के मौलिक कंपन यानी कि फंडामेंटल वाइब्रेशन, ओवरटोन और कॉम्बिनेशन के संयोग करने पर एक नया अवशोषण बैंड प्रकट होता है तो हम उसे कहते हैं फर्मी रेजोनेंस। यानी कि इसके अंदर हमें ओवरटोन भी, कॉम्बिनेशन से सब आपस में मिलकर जब एक वाइब्रेशन बनाते हैं तो उसे हम फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों कि फिनोमिना विच रिड्यूस द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। अब फिनोमिना क्या है एब्जॉर्प्शन बैंड का, तो फर्स्ट जो इसका है कि अवरक्त स्पेक्ट्रम में सामान्य क्षेत्र के बाहर आने वाली कुछ मौलिक आवृत्तियां अवरक्त स्पेक्ट्रम में प्रकट नहीं होती, यानी कुछ फंडामेंटल रीजन एब्जॉर्प्शन ऐसे हैं जो फार रीजन में दिखेंगे तो नॉर्मल रीजन में नहीं दिखते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देंगे। सेकंड है, कुछ अवशोषण बैंड की तीव्रता इतनी कम होती है कि जो IR स्पेक्ट्रम में वो दिखाई नहीं देती है। थर्ड पॉइंट है, कभी कभी दो अवशोषण बैंड इतने नज़दीक आ जाते हैं कि वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। फोर्थ है, एक ही आवृत्ति के विभिन्न अवशोषण बैंड में से कुछ बैंड जो होते हैं वो डिजेनरेट होने पर बैंड की संख्या कम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, अणु में द्विध्रुव आघूर्ण में कमी की वजह से कुछ फंडामेंटल बैंड स्पष्ट दिखाई नहीं देते, यानी कि यदि डायपोल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो हमें स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अगला आता है आपका हुक लो। हुक के अनुसार कंपन की आवृत्ति बंध के बल नियता यानी फोर्स कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के सीधे समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस नियम के अनुसार आप देखिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, म्यू इज इक्वल टू 1/2πc अंडरवुड k अपॉन म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, म्यू यहाँ पर रिड्यूस मास है। रिड्यूस मास का की वैल्यू क्या होती है, MA MB। जब हम MA और MB क्या है, जब दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात है, इसका रिड्यूस मास है। और के यहाँ पर एक फोर्स कांस्टेंट है और इसे हम डाइंस पर सेंटीमीटर में इसकी जो इकाई है वो डाइंस पर सेंटीमीटर है। इट इज़ मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, जनरली ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को मेजर करता है। स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड हाइयर विल बी द वैल्यू ऑफ के, यानी कि बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा के की वैल्यू होती है। अब यदि हम इक्वेशंस की बात करें तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि यदि हम CH स्ट्रेचिंग की बात करें तो 2800 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं CD यानी ड्यूटेरियम यदि आ जाए तो 2200 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। वहीं यदि हम OH स्ट्रेचिंग की बात करें तो 3570 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि H के स्थान पर D आ जाए तो हमें 2630 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम बात करें कि किस तरह से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए हमें 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं हमें C डबल बॉन्ड C के लिए 1650 सेंटीमीटर के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हम C सिंगल बॉन्ड के लिए बात करें तो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो बच्चों आज हमने बात करी है
कि मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए, तभी वो एब्जॉर्प्शन बैंड देखेगा। हमने ये हुक का नियम, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो बच्चों नेक्स्ट टर्न पर हम सिलेक्शन रूल प्लस मोड ऑफ वाइब्रेशन और किस तरह से हम किसी भी अननोन कंपाउंड के लिए यदि हमें IR स्पेक्ट्रा दिया जाता है तो हम उसको कैसे स्टडी करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन सी पीक्स हमें पहले देखनी है, कौन कौन सी पीक्स बाद में देखनी है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। साथ ही यदि आपको किसी तरह की क्वेरी रहती है या कुछ समझ में नहीं आते तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।